चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज क्लियर। सो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग PYQs ऑफ BMC। हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था और हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर लिया था। BMC का मेरे ख्याल से एक लेक्चर हो गया था हमारा, वन लेक्चर वी हैव डन, एक या दो लेक्चर हो गए थे। कंटिन्यू करते हैं उसी में, विल कंटिन्यू विद दैट। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। फॉर योर गेट 23, गेट 24, ESC 23, ESC 24, 28 जुलाई को नया बैच लॉन्च हो रहा है, बायलैंग्वेज बैच है। आई बी स्टार्टिंग दी सेशन, ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होगा, वहीं पे मैं आपको टॉपिक भी बता दूंगा। आई डिस्कस द टॉपिक ऑल्सो। देन 20% ऑफ ऑन ऑल दी सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल। ये सिर्फ सिविल के लिए वैलिड है फॉर गेट एंड ESC। देन प्राइस हाइक इज कमिंग सून, मेरे ख्याल से 31 से प्राइस हाइक भी आ जाएगी। देन फॉर SSC JEE अप टू 30% ऑफ इज अवेलेबल ऑन 29 जून। 29 जून तक 33% अवेलेबल है। देन बैच सी भी लॉन्च हो रहा है आपके SSC JEE के लिए। अभी एक बैच लॉन्च हुआ था 21 तारीख को, तीसरा बैच लॉन्च हो रहा है 28 तारीख को। थर्ड ऑफ द बैच इज बीइंग लॉन्च्ड ऑन 28 जुलाई। देन इसमें मैं BMC करा रहा हूँ, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द BMC ओनली, तो यू कैन जॉइन दिस बैच फॉर SSC JEE। देन अन अकेडमी लाइट फॉर SSC JEE एंड स्टेट इज ऑल्सो बीइंग लॉन्च्ड। ये भी लॉन्च कर दिया आपके लिए। इसमें 13 मल्टी टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे आपको हर ब्रांच के, और 13 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको, तो आपके प्रैक्टिस के लिए ये भी एक नया फीचर ऐड कर दिया गया है। Then for SSC JEE from 8th July to 31st of July up to 25% off can be availed. Then ये तो बता दिया आपको गेट एंड ESC वाला। Then 0% EMI is also being rolled out. 0% EMI रोल आउट कर दी गई है आपके गेट ESC सब्सक्रिप्शन के लिए। प्राइस हाइक के बारे में जानकारी दे दी आपको। Printed notes is also available for your gate preparation for both plus and iconic subscribers, दोनों के लिए अवेलेबल है ये। देन जो भी फीचर्स है आइकॉनिक के, दैट कैन बी अवेल्ड ओवर अ मिनिमल प्राइस पे आप अवेल कर सकते हो उसे। देन नेक्स्ट है, ये बता दिया आपको बायलिंगुअल बैच के बारे में। तो ये हमारे बेसिक अनाउंसमेंट से। अब कहाँ तक सवाल कर लिए बता देना आप ही मेरे को। फ्लोटिंग स्क्रीडिंग बता दिया था, श्रिंकेज बता दिया था, माइल्ड एक्सपोजर बता दिया था, ऑर्गेनिक कंटेंट बता दी थी, ये भी डिस्कस कर लिया था। हाँ, मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रॉब्लम थी। मेरे ख्याल से ये लास्ट प्रॉब्लम था, एक बार चेक करना। दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम, क्रॉस वेरीफाई कर देना एक बार। यही थी लास्ट प्रॉब्लम हमारी, दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। देखिए अगला सवाल क्या है। द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड। द परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ द कंक्रीट विद टाइम अंडर स्टडी लोड इज कॉल्ड। मेरे ख्याल से तो सबसे आसान सवाल है, सारे जितने भी हमने प्रॉब्लम्स किए उसमें से। परमानेंट डिफॉर्मेशन, लोड आपने उतना ही लगा रखा है, लोड में वेरिएशन नहीं आ रही, पर डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली हो रही है। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, क्रीप। तो ये डिफॉर्मेशन टाइम के साथ अटेन होती है, इसमें लोड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो लोड फिक्स रखा हुआ है, टाइम के साथ हमारी डिफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, क्रीप। इसको टेक्निकली क्रीप बोला जाता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्रीप को अफेक्ट करते हैं, जैसे सीमेंट कंटेंट है, वाटर सीमेंट रेशियो है, एग्रीगेट कंटेंट है, एयर इंट्रेनमेंट है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, लोडिंग आप किस टाइम पे कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग द लोडिंग। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं क्रीप को, विच कंट्रोल द क्रीप। सो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कंट्रोल्स द क्रीप। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। द कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड एंड क्यू टेस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। सो कंक्रीट क्यूब्स, मेरे ख्याल से सवाल आ चुका है पहले भी, इस प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस अर्लियर आल्सो। ये प्रॉब्लम कर लिया हमने, या सो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, IS 517 करने के बाद भी 517 बता रहे हो, करने के बाद भी 517 बता रहे हो बेटा, तो हो गया था ये।
ये सीमेंट में करा दिया था शायद मैंने आपको प्रॉब्लम। ये वाला सवाल भी हो गया था, ये तो रिपीटेड प्रॉब्लम है बेटा। ये सवाल कर लिए अपन ने, कंक्रीट ग्रेन स्ट्रेंथ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ये वाला प्रॉब्लम भी कराया हुआ मैंने, तो गलत सवाल उठा लिया क्या? ये वाली प्रॉब्लम भी कराई हुई है, ये वाली प्रॉब्लम भी कराई हुई है। हाँ ये लास्ट प्रॉब्लम थी, ये सारे हो गए थे। एब्सेंट होगा वो सर, अच्छा एब्सेंट होगा तो भैया अपना तो 5 मिनट बर्बाद करा दिए, एब्सेंट था तो हो चुके हैं सारे प्रॉब्लम। हो ये लास्ट प्रॉब्लम था वो, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम, दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। ये भी हो गया था हमारा, दिस वाज आल्सो बीइंग डन। चले आगे, so we have done this. Next, in a mix, if desired slump is not obtained, the adjustment for the each concrete slump difference is made by adjusting the water content by. In a mix, if the desired slump is not obtained, the adjustment for each concrete slump difference is made by adjusting the water content. अच्छा, the problem is of slump test. सवाल हमारा slump test का है। So in a mix, if the desired slump is not obtained, तो फिर आप क्या करोगे? वाटर कंटेंट को एडजस्ट करोगे कितने अमाउंट से? By how much amount the water content is to be adjusted. तो फिर से स्टैंडर्ड नोटेशन है, अगर आपको डिजायर्ड स्लम्प नहीं मिल रहा, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड स्लम्प, तो अगली बार आपको वाटर कंटेंट चेंज करना है कितने अमाउंट से? 1% अमाउंट से। तो फिक्स वैल्यू है, लेट सपोज हमने वाटर कंटेंट रखा है 23%, लेट सपोज हमने 23% रखा है, अगली बार हम इसको 1% बढ़ा देंगे या घटा देंगे? I'll increase its value either by 1% और by 1%। तो या तो बढ़ा दी जाएगा 1% या घटा दोगे, डिपेंड करेगा कि आपके जो स्लम्प की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है या कम है। अगर मुझे स्लम्प की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मैं वाटर कंटेंट क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। अगर मुझे स्लम्प की रिक्वायरमेंट कम है, मैं वाटर कंटेंट क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। आई रिड्यूस द वाटर कंटेंट। तो अगर आपको स्लम्प की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आई इंक्रीज द वाटर कंटेंट, अगर मेरे को स्लम्प की रिक्वायरमेंट कम है, आई रिड्यूस द वाटर कंटेंट, तो उसको घटा देंगे। क्लियर? तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो 1% के हिसाब से चेंज करते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन डी है ये, इसका आंसर इज डी। क्लियर है? सेम बात वैलिड है ये सीमेंट के लिए भी। अगर आपको सीमेंट को भी चेंज करना है तो भी 1% के हिसाब से चेंज किया जाता है। तो सीमेंट और पानी दोनों की क्वांटिटी 1% के हिसाब से चेंज की जाती है। बोथ आर बीइंग चेंज बाय 1%। तो 1% में आपको डिजायर्ड चेंज मिल जाएगा, इन 1% ओनली द डिजायर्ड चेंज इज बीइंग ऑब्टेन्ड। अच्छा, ये चीज़ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप वाटर और सीमेंट को चेंज कर रहे हो, व्हाट अबाउट वाटर सीमेंट रेशियो, ये क्या रखोगे? एक और कंसेप्ट यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप वाटर को चेंज कर रहे हो, साथ में आपको सीमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहे, इस तरीके से कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहे? कांस्टेंट रहे। आप वो चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज दी वाटर सीमेंट रेशियो। टॉलरेंस कहाँ से आ गया ये भाई? मतलब जहाँ परसेंटेज देख ली वहाँ टॉलरेंस वाला सवाल आ गया, क्योंकि टॉलरेंस वाले सवाल देख रखे होंगे। कुछ सवाल क्या चल रहा है, टॉलरेंस कौन सी चीज़ बीच में ले आए? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट। द पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट, क्या पर्पस है साउंडनेस टेस्ट का? टू फाइंड द वॉल्यूम चेंज, टू फाइंड द वॉल्यूम चेंज। तो साउंडनेस टेस्ट का पर्पस क्या होता है? वॉल्यूम चेंज निकालना। तो वॉल्यूम चेंज निकालेंगे टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ द फ्री लाइम, टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम, टू डिटरमाइन द साउंड प्रूफ क्वालिटी, टू डिटरमाइन द फाइनेस। नहीं, ये तो फाइनेस तो आ गया, प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। अच्छा, टेस्ट कौन सा होता है ये? विच टेस्ट इज यूज टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द फ्री लाइम? कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फ्री लाइम के प्रेजेंस निकालने के लिए? विच टाइम इज बीइंग परफॉर्म्ड? लीच एटलियस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वी परफॉर्म द लीच एटलियस टेस्ट। क्लियर है? हाँ, so we perform the Lee-Chatelet test. Next, the durability of the concrete is affected by, the durability of the concrete is affected by, अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं।
देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, ड्यूरेबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? ऑटोक्लेव फॉर मैग्नीशियम एंड लीच एटलियस फॉर लाइम। ऑटोक्लेव दोनों के लिए होता है, मैग्नीशियम के लिए भी होता है और लाइम के लिए भी होता है, इट इज़ फॉर बोथ, ऑटोक्लेव दोनों के लिए होता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्ट द वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन किसी की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, केमिकल अटैक की वजह से, जिससे हमारे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द ड्यूरेबिलिटी? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे केमिकल का अटैक हो गया, केमिकल में सल्फर हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एसिड होती है, एसिड में अटैक में ऑल्सो टेक प्लेस। देन फ्रीजिंग एंड थॉइंग, फ्रीजिंग होगी, पानी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रैक डेवलप हो जाएंगे, ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, सो टेम्परेचर मॉइस्चर इज ऑल्सो देयर। कहने का मतलब है बहुत सारे फैक्टर हैं जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है ये सिंडर है, विनेगर है, ये देखो नाम क्या डाल के दिया है, सिंडर एंड विनेगर, बहुत बढ़िया। सिंडर, विनेगर, अल्कोहल, बोथ सिंडर एंड विनेगर, तो सिंडर और विनेगर बोथ। अब इसमें से कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है? एसिड का तो समझ में आता है, अल्कोहल डाल दिया अपनी मर्जी से, सो एसिड समझ में आती है। विनेगर क्या है हमारी? एसिड ही है, सो इट इज एन एसिड। तो एसिड है, क्या करेगा ये? करोजन की टेंडेंसी बढ़ा देगा, इट विल इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द करोजन, तो ये इंक्रीज कर देता है टेंडेंसी ऑफ करोजन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो सिंडर है ये श्रिंकेज कॉज कराता है, ये श्रिंकेज कॉज कराता है किसके अंदर? हमारे कंक्रीट के अंदर, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, इट इज कंपैरेटिवली सॉफ्ट। तो अगर हमारा सिंडर की प्रेजेंस ज़्यादा हुई, इफ द प्रेजेंस ऑफ द सिंडर इज मोर इन द एग्रीगेट, किसके अंदर प्रेजेंट होती है? एग्रीगेट के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर एग्रीगेट के अंदर आपको सिंडर कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा तो वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है मतलब जैसे जेल होती है उसकी तरह होता है सिंडर। तो अगर इसकी प्रेजेंस ज़्यादा मिलेगी, इसका मतलब क्या हुआ? आपको वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे, वॉल्यूम चेंजेस ज़्यादा मिलेंगे, इसका मतलब ड्यूरेबिलिटी क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम चेंज भी कौन सी? ये श्रिंकेज कराएगा और ये करोजन कराएगा, दिस विल लीड टू द करोजन। तो श्रिंकेज और करोजन दोनों ही ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, बोथ विल अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी, डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही फैक्टर निकल के आ गए। तो विनेगर तो एसिड होता है, विनेगर तो घरों में भी यूज करते हैं, घरों में भी यूज होती है विनेगर। सिंडर क्या होती है? ये स्लैग होती है, इट इज अ स्लैग। अगर आर्टिफिशियली बात करोगे तो स्लैग होती है। जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन को उसकी ओर से, आयरन की एक्सट्रैक्शन के बाद लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बच जाता है उसे या स्लैग बोल देते हैं, स्लैग के अंदर ये सिंडर मिल जाएगी आपको, यू विल फाइंड दिस। कोल को बर्न करोगे तब भी आपको ये सिंडर मिल जाएगी। तो इसका यूज कहाँ होता है? कंक्रीट के अंदर, एग्रीगेट के अंदर। द एग्रीगेट में कंसिस्ट ऑफ सिंडर। तो क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल होता है इससे ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी इज अफेक्टेड। किसकी तरह काम करता है? रॉक की तरह काम करता है। तो स्लैग मतलब लास्ट में रॉक पार्टिकल होते हैं, रॉक की तरह काम करता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ कंक्रीट in which dry coarse aggregate are first packed to have the least void. So concrete in which dry coarse aggregate are first packed to have the least void, and then the cement sand mortar is injected under pressure to fill all the voids, resulting a very dense concrete is known as again बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यहीं पे बहुत फन हो जाता है, तुम्हें डीएम क्यों करेंगे? ये बेवकूफ़ है, यहाँ पढ़ भी लेते हैं, फन भी हो जाता है। आ जाओ तुम भी यहीं आ जाओ। हाँ, क्या था? अटेंड दिस क्लास फॉर फन। तुम ये क्लास अटेंड करो फन के लिए, देखो कितना फन आता है क्लास में। अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। अभी देखो तुम्हारा ही फन करेंगे ये सब। सो बात कर रहे हैं हम किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अ कंक्रीट इन विच ड्राई, आप चुपचाप पढ़ाई करो।
अ कंक्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पैक्ड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाकी एग्जामों के लिए भी। बोल रहे ड्राई कोर्स एग्रीगेट को आपने पहले पैक कर दिया, लीस्ट वॉइड रखे उसके अंदर, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद आपने सीमेंट सैंड मोटार को इंजेक्ट किया अंडर प्रेशर ताकि सारे वॉइड्स भर जाए। इसको टेक्निकली बोलते हैं हम प्री पैक्ड कंक्रीट। अब प्री पैक्ड कंक्रीट कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर जगह बहुत लिमिटेड होती है, इन विच दी स्पेस इज वेरी लिमिटेड, इन विच दी स्पेस इज वेरी लिमिटेड। जैसे एग्जांपल बेसमेंट वॉल है, दो एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो अगर आप नॉर्मल कॉन्क्रीटिंग करोगे कॉम्पैक्शन कर ही नहीं पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द कॉम्पैक्शन। तो उसमें क्या करते हैं, इन दैट व्हाट वी डू, आपने रीइंफोर्समेंट लगाई, आपने ड्राई कोर्स एग्रीगेट को भर दिया वहीं पे। अब जो खाली वॉइड्स बचे हुए हैं उन खाली वॉइड्स को हम क्या करते हैं, अंडर प्रेशर फिल कर देते हैं। किससे फिल कर देते हो, विद द हेल्प ऑफ द सीमेंट सैंड मोटार। तो सीमेंट उठाया, सैंड उठाया, पानी उठाया, मिक्सर किया और मोटार को हमने फिल कर दिया उसके अंदर। इसको टेक्निकली बोलते हैं प्री पैक्ड कंक्रीट। तो आपने पैकिंग पहले ही कर रखी है इसकी, पैकिंग मतलब वॉइड्स को कॉम्पैक्ट कर रखा है पहले से ही, वॉइड्स को कॉम्पैक्ट कर रखा है पहले ही, जो बची हुई जगह है उसको हमने किससे कर दिया, मोटार से भर दिया। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पर कुछ भी। अच्छा नेक्स्ट वैक्यूम कंक्रीट। व्हाट इज दिस वैक्यूम कंक्रीट, बाकी कंक्रीट भी है डिस्कस कर ही लेता हूँ यहाँ पे। वैक्यूम कंक्रीट क्या है, अगर आपको स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी दोनों चाहिए, इफ यू रिक्वायर स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी बोथ इन दी कंक्रीट, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ज्यादा वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब कंक्रीट के साथ हम काम कर रहे होते हैं, तो इनिशियली हम ज्यादा पानी डाल देते हैं, ज्यादा पानी डालते हैं, कंक्रीट वर्केबल होता है, कंक्रीट के साथ काम कर लेते हैं। जब कंक्रीट के साथ काम कर लिया, उसकी सेटिंग हो गई है, जो एडिशनल पानी सरफेस पे आ जाता है उसको वैक्यूम से बाहर निकाल लेते हैं, दैट इज बीइंग पम्प्ड विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम। इसलिए इस कंक्रीट का नाम क्या रखा, वैक्यूम कंक्रीट। तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, इसकी वर्केबिलिटी भी ज्यादा होती है, इट्स स्ट्रेंथ इज मोर, इट्स वर्केबिलिटी इज आल्सो कंपैरेटिवली मोर। नो फाइंस कंक्रीट क्या होता है, ये वो कंक्रीट होता है जिसमें हम सैंड को यूज नहीं करते, इन विच सैंड इज नॉट बीइंग यूज्ड। तो वो कंक्रीट जिसमें से आपने सैंड के यूज को हटा दिया, दिस इज टर्म्ड एज नो फाइन कंक्रीट। एरेटेड कंक्रीट वो कंक्रीट होती है जिसमें आपने एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर मिला रखे, और एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर के खूब सारे फायदे होते हैं, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू दिस। क्लियर है। कम एंड फन एफएम मी, तुम एफएम पढ़ाते हो, मैं बीएमसी पढ़ाता हूँ। कम एंड फन बीएमसी मी, नो एफएम, एफएम बाद में कराऊंगा मैं। लाइटेंस नहीं है भाई, लाइटेंस नहीं है। बी एक बार वैक्यूम कंक्रीट, भाई बताया ना, भी वैक्यूम कंक्रीट वो कंक्रीट जिसमें आपको इट्स फन, तो मुझे तो जो मतलब तुम सुन भी रहे हो, मैसेज करने के बाद सुन भी रहे हो तुम, फालतू आदमी। सो वैक्यूम कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिसमें वर्केबिलिटी भी ज़्यादा मिलती है और जिसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलती है, दोनों चीज़ें ज़्यादा होती है। अब कैसे ज़्यादा निकालते हैं दोनों प्रॉपर्टी, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी एक साथ मिलती नहीं है नॉर्मल कंक्रीट के अंदर, या वर्केबिलिटी ज़्यादा मिलेगी या स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। पानी बढ़ा दोगे वर्केबिलिटी ज़्यादा, स्ट्रेंथ कम, पानी घटा दोगे स्ट्रेंथ ज़्यादा, वर्केबिलिटी कम। तो दोनों अटेन करने के लिए हम पानी ज़्यादा रखते हैं, पानी ज़्यादा रखते हैं जिससे वर्केबिलिटी ज़्यादा निकल के आती है। अब जब आपने कंक्रीट के साथ काम कर लिया, व्हेन यू हैव वर्कड विद द कंक्रीट, तो जो एक्सेस वाटर है उसको वैक्यूम पंप से बाहर निकाल लेते हैं, इट इज बीइंग एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ द वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मतलब नेगेटिव प्रेशर डेवलप किया जाता है, नेगेटिव प्रेशर इज बीइंग डेवलप्ड, तो इसको हम वैक्यूम कंक्रीट बोलते थे। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज वैक्यूम कंक्रीट। क्लियर है। चलो, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट concrete should be, for protection from frost concrete should be frost। अच्छा, अरे आज ही की क्लास में किया है हमने, टुडे ओनली वी हैव डिस्कस्ड। भले ही मैंने आपको सीमेंट में बताया था, सीमेंट में डिस्कस किया था, पर कंसेप्ट वही अप्लाई होगा। फ्रॉस्ट एक्शन से बचने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सॉरी, फ्रॉस्ट एक्शन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फॉर फ्रॉस्ट एक्शन व्हाट प्रॉपर्टी शुड बी अवेलेबल, एक परमेबिलिटी और एक पोरोसिटी। वैक्यूम में सर श्रिंकेज ज्यादा होगी, क्यों श्रिंकेज ज्यादा होगी,
अरे उसी समय, जिस समय आपने अप्लाई किया उसी समय पानी को बाहर निकाल लेते हैं, तभी पानी को रिमूव कर दिया जाता है। सो फॉर क्रॉस सेक्शन कंक्रीट शुड हैव परमेबिलिटी, कंक्रीट शुड हैव पोरोसिटी, दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बोथ दी प्रॉपर्टी शुड बी अवेलेबल विद द कंक्रीट। अब बोल रहा है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट, तो आपको परमेबिलिटी या पोरोसिटी छीननी पड़ेगी उससे। तो परमेबिलिटी या पोरोसिटी छीननी है, अब कैसे छीनोगे? डेंस कंक्रीट, डेंस कंक्रीट मतलब वॉइड्स क्या कर दिए, कम कर दिए, वॉइड्स कम कर दिए, इसका मतलब पोरोसिटी छीन लिया आपने, पोरोसिटी इज बीइंग एलिमिनेटेड। तो आ गया ये, तो डेंस कंक्रीट होना चाहिए, बढ़ जाएगी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट। क्लियर है? चले, चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू। स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट शो एन इंक्रीज विद, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट शो एन इंक्रीज विद, ये शायद पहले भी कर रखा है हमने। सी को समझा दोगे क्या? सी को समझा देंगे भाई, क्या है सी में? अडेशन बिटवीन द मोटार एंड, अडेशन बिटवीन द मोटार एंड एग्रीगेट, बोल रहा है फ्रॉस्ट सेक्शन से बचने के लिए मोटार और एग्रीगेट के बीच में अडेशन होना चाहिए, तो मतलब अच्छी तरह बाइंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो आपकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रॉस्ट सेक्शन, मोटार के अंदर तो वॉइड्स तो होंगे ही ना, तो वॉइड्स विल बी देयर, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यानी वो बोल रहा है बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, बाइंडिंग शुड बी कंपैरेटिवली बेटर। सो स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट शो एन इंक्रीज विद डिक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, अच्छा, decrease in increase in rate of loading unaffected by the rate of loading depend on the application of load, no, it increases with what, increase in rate of loading, ये शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अगर रेट ऑफ लोडिंग कम होगी, इफ द रेट ऑफ लोडिंग इज लेस, तब टाइम मिल जाएगा क्रीप के डेवलप होने का। सो लेसर इज द रेट ऑफ लोडिंग, मोर इज द टाइम अवेलेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रीप, उतना ही ज्यादा टाइम मिल जाएगा क्रीप के डेवलप होने का। तो इसलिए रेट ऑफ लोडिंग क्या रखी जाती है, फास्ट रखी जाती है, हेंस रेट ऑफ लोडिंग इज केप्ट मोर, इसलिए रेट ऑफ लोडिंग को ज्यादा रखा जाता है। वो कहाँ गया? फन भेजा है उसको मैंने, देखो, लो फन, लो फन, अटेंड माई क्लास एंड हैव दिस फन, भग गया। मतलब बंदे में डेडिकेशन देखो, इतना वेला बंदा है। चलो बढ़िया है, अपने क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, हंसो मत उसके ऊपर तुम। बेचारा रोज तैयार होके आता है बेइज्जती कराने अपनी। The process of proper and accurate measurement of concrete ingredient for uniformity of proportion is known as, the process of proper and accurate measurement of concrete ingredient for uniformity, अरे पैसा मिलता है, पैसा मिलता है तो ऐसे काम थोड़ी करते हैं पैसों के लिए। The process of proper and accurate measurement of concrete ingredient, the process of measurement of the ingredient is known as what? This is known as batching, इसको batching बोला जाता है, तो technically termed as batching। अच्छा, बैचिंग कैसे कर सकते हैं? ये प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट की, इट द सीक्वेंस इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या है? बैचिंग करोगे, मिक्सिंग करोगे, ट्रांसपोर्टेशन करोगे, प्लेसिंग करोगे, कॉम्पैक्शन करोगे, क्यूरिंग करोगे और फिनिशिंग कर दोगे। क्लियर चीज? तो बैचिंग का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स को मेजर करें। कैसे मेजर कर सकते हो? वेट भी मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम बैचिंग को प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि जब भी आप वॉल्यूम बैचिंग करोगे यू हैव टू अप्लाई द करेक्शन ड्यू टू बल्किंग, आपको बल्किंग का करेक्शन लगाना पड़ेगा, और बल्किंग का करेक्शन लगाने के लिए उसे कैलकुलेट भी करना पड़ेगा पहले, वी हैव टू गो फॉर इट्स कैलकुलेशन आल्सो। बिल्कुल सही बात है दुर्गा शंकर, एब्सोल्युटली करेक्ट।
चले आगे, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का नाम बदल गया था, वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना दिमाग पढ़ने में लगा दे फिर तो बात ही क्या है। इतना दिमाग अगला पढ़ने में लगा दे फिर तो बात ही क्या है। The strength and quality of the concrete depends on the strength and quality of the concrete depends on strength भी और quality भी, दोनों की, दोनों चीजें। तो strength और quality, aggregate shape, बिल्कुल सही बात है। जरा बताना कैसे। दो शेप बनाई है मैंने, राउंडेड और एंगुलर, दो शेप बनाई है। राउंडेड में स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी कम मिलेगी? राउंडेड में स्ट्रेंथ कम मिलेगी, एंगुलर में स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी। क्यों? एंगुलर के अंदर इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन ज़्यादा डेवलप होगा। क्लियर है? राउंडेड के अंदर क्योंकि वॉइड्स कम होंगे तो आपको श्रिंकेज कम मिलेगी, श्रिंकेज कम मिलेगी तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा निकल के आएगी, सो ड्यूरेबिलिटी विल कम आउट टू बी मोर। तो यहाँ ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ ड्यूरेबिलिटी कम मिलेगी आपको, here ड्यूरेबिलिटी विल बी लेस, यहाँ ड्यूरेबिलिटी कम होगी। क्लियर है? बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंगुलर विल गिव बेटर इंटर पार्टिकल लॉकिंग, हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, इंटर पार्टिकल लॉकिंग बेटर होगी। वर्केबिलिटी की बात नहीं पूछी है सत्य शंकर, सवाल पढ़ा करो, क्वालिटी बोल रहा है, वर्केबिलिटी नहीं बोल रहा है, इट इज़ नॉट आस्किंग अबाउट वर्केबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, एग्रीगेट ग्रेडिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट हुए तो आपको स्ट्रेंथ क्या देंगे? ज़्यादा देंगे, सो स्ट्रेंथ विल बी मोर। सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट, बिल्कुल सही बात है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर। तो सारे ऑप्शन ही क्या है? सही है, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे ऑप्शंस करेक्ट है। वेल ग्रेडेड का रीज़न क्या है स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का? अच्छा, इसका रीज़न अलग है, ध्यान रखना। वेल ग्रेडेड के अंदर क्योंकि फ्री सीमेंट पेस्ट ज़्यादा होती है, वेल ग्रेडेड के अंदर क्योंकि फ्री सीमेंट पेस्ट ज़्यादा मिल जाएगी आपको, इसीलिए उसकी क्वालिटी बेटर होती है। नेक्स्ट, वेल ग्रेडेड के अंदर क्योंकि डेंसनेस ज़्यादा मिलेगी, इंटर पार्टिकल लॉकिंग ज़्यादा मिलेगी, इसलिए आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, हैंड स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मोर, इसलिए स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी फिर एक्सप्लेन कर दो, सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। इफ सरफेस एरिया इज मोर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जो फ्रिक्शन की वजह से स्ट्रेंथ होती है, विच इज ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो स्ट्रेंथ जो फ्रिक्शन की वजह से मिलती है हमें। हम्म, सरफेस एरिया तो फाइनर का ज़्यादा होता है तो स्ट्रेंथ कैसे होगा? सरफेस एरिया तो फाइनर का ज़्यादा होता है तो फाइनर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है भाई, तो फाइनर एग्रीगेट ज़्यादा स्ट्रेंथ निकाल के देते हैं। चलो भाई, वो बोल रहा है, प्रशांत बोल रहा है आगे चलो, तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ लिया, आगे बढ़ लिया, चलो। नेम इज इनफ, सबको पता है, रोज आगे बेइज्जती कराता है यहाँ पे, बिल्कुल नेम इनफ है आपका। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत बात पता करो। A rich mix of concrete possesses higher strength than a lean mix of desired workability with excessive quantity of water. A rich mix concrete possesses higher strength. Rich mix है, इसका मतलब क्या हुआ? मिक्स रिच है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है उसके अंदर, इट मीन सीमेंट कंटेंट इज मोर। लीन मिक्स में क्या होगा? वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। सो रिच मिक्स कंक्रीट पोजेस हायर स्ट्रेंथ देन अ लीन मिक्स ऑफ डिजायर्ड वर्केबिलिटी एंड एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेज एट द वाटर सीमेंट रेशियो इज इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है। कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ बोलते हैं इसको? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? इस लॉ को क्या बोला जाता है? एब्राम्स लॉ। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज एब्राम्स लॉ। कौन सा एब्राम्स लॉ? डफ एब्राम्स लॉ, बिल्कुल, इट इज टर्म्ड एज डफ एब्राम्स लॉ। चलो नेक्स्ट, if the water cement ratio is less than 0.45,
द कॉन्क्रीट इज नॉट वर्केबल एंड कॉजेज हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हाँ, डफ एब्राहम्स लॉ है। हाँ, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट सेज if the water cement ratio is less than 0.45 the concrete is not workable and causes honeycomb structure। कोई ऐसी लिमिट नहीं है वाटर सीमेंट रेशियो की जो आपको ये बता दे कि उसके नीचे उसकी वर्केबिलिटी चली जाएगी, तो फालतू की बात है। जैसे ही इसने वैल्यू दे दी 0.45 की, कोई सेंस ही नहीं है इसका। गुड कॉम्पैक्शन बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ, बिल्कुल। वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज एयर वॉइड्स, और कॉम्पैक्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं, एयर वॉइड्स को हटाते हैं। ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन वी एलिमिनेट द एयर वॉइड्स। कॉम्पैक्शन के टाइम पे एयर वॉइड्स को हटा दिया जाता है, so we eliminate the air voids during compaction। चलो, the preliminary test is repeated। The preliminary test is repeated if the difference in compressive strength of three specimen exceeds 5 kg, 8 kg, 10 kg, 15 kg। 5 kg, हाँ, C is incorrect and that is the answer। C incorrect है और वही हमारा आंसर। यही तो पूछा था उसने, that was being asked। थ्री टेस्ट स्पेसिमेन के बीच में डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? थ्री कॉन्क्रीट स्पेसिमेन के बीच में डिफरेंस ऑफ स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? डी 15 किलो। 5%, 10% वॉइड डिक्रीज होने से स्ट्रेंथ, हाँ बिल्कुल बता रखा है ये भी। 5 to 10% अगर एयर वॉइड्स कम भी हो जाते हैं, स्ट्रेंथ रिड्यूस। 5 to 10% एयर वॉइड्स अगर रह जाते हैं, स्ट्रेंथ 30 से लेके 50% तक रिड्यूस हो जाती है। ये कौन है? 5 kg, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब। सी 10 किलो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में डिफरेंस 5 किलो का। दूसरा बोल रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में डिफरेंस 15 किलो का। अरे भाई कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दी ऑप्शन। प्लस माइनस 15% होता है, तो ये कौन है? सी वाले 10 किलो 5 किलो वाले। ये 10 किलो 5 किलो कहाँ से आंसर बता रहे हो? ऐसा तो मत करो। दस किलो 5 किलो कहाँ से आ गया डिफरेंस इन स्ट्रेंथ? स्लम्प वैल्यू भी बता दीजिए। कौन से स्ट्रक्चर से कौन सा यूज होता है? IS 456 डायरेक्टली चेक करो। क्यूब का वेट लेके उसका 15% लेंगे। अरे गलत दे रखे हैं ऑप्शन भाई, कौन से क्यूब का वेट निकाल लोगे? और कितना पानी डाला क्यूब के अंदर वो कहाँ से निकाल लोगे? क्यूब बनाने में कितना पानी निकाला वो कैसे कैलकुलेट कर लोगे? वो बोला क्यूब का वेट निकाल के डिफरेंस ले लेंगे। वाह अरे वाह, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। पीवाई क्यू रटे हुए मतलब आंसर हटा हुआ है इसका। मतलब मेरे को समझ में नहीं है इसका आंसर कैसे दे रहे हैं सर। 10 किलो 5, मतलब स्ट्रेंथ में डिफरेंस 5 किलो 10 किलो के अंदर। तब एक बार सोचना तो सही कि स्ट्रेंथ में डिफरेंस 5 किलो 10 किलो 15 किलो आंसर बता रहे हो उसका। भैया फिर तो कुछ भी होता, ऑप्शन थोड़ी बनाने लग जाऊंगा मैं वहां पे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द वाटर मेक्स कंक्रीट मिक्स हार्ड, बिल्कुल सही बात है। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स कंक्रीट मिक्स हार्ड। insufficient quantity of water makes concrete unworkable, बिल्कुल सही बात है। insufficient quantity of water makes concrete unworkable। excess quantity of water makes concrete segregated, ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो सेग्रीगेशन हो जाएगी। सेग्रीगेशन, अच्छा कौन सी सेग्रीगेशन होगी? कौन सी सेग्रीगेशन होती है? ब्लीडिंग हो जाती है, तो इट लीड्स टू ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेग्रीगेशन। तो सारे ऑप्शन सही है, ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट। अरे वो फन कहाँ चला गया? That is termed as bleeding, उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। चले आगे, कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं।
द लो वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट प्रोड्यूसेस। अच्छा, कोई डीएम कर दिया होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो आ गया। वो वेट करता रहता है कि कब बुलाएंगे, मतलब इतना इतना टाइम है उसके पास। द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट प्रोड्यूसेस, वाटर सीमेंट रेशियो कम है। वाटर सीमेंट रेशियो कम है तो एक तो वर्केबिलिटी कम होगी, दूसरी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो वर्केबिलिटी कम, स्ट्रेंथ ज़्यादा। सो वर्केबिलिटी कम, स्ट्रेंथ ज़्यादा। सो डेंसिटी, लो वाटर सीमेंट रेशियो है तो डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी। स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज, श्रिंकेज कम होगा, वाटर सीमेंट रेशियो कम। सो वाटर सीमेंट रेशियो कम है, ठीक है। मोर बॉन्ड, बॉन्ड भी ज़्यादा मिलेगा तो डेंसिटी ज़्यादा निकल के आती है। स्मॉल क्रीपेज, सारी बातें सही हैं। ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट सही हैं। चले, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट इंश्योर्स, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट इंश्योर्स डिजायर्ड स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। चाबी देने से चलने लगता है, ये तुम बोलो मत उसे, चलना बंद कर देगा वो। तुम क्यों उसको सारी स्कीम बता रहे हो? ये बोलने वाली बात थोड़ी ना थी, चलाने देते उसे। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, आप भी मेरे मजे ले रहे हो। तो पहले दिन से क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है। तो पहले दिन से यही चल रहा है। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ द कंक्रीट इंश्योर्स, अगर प्रोपोर्शनिंग प्रॉपर है तो डिजायर्ड स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी सही मिलेगी। डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, सही बात है। डिजायर्ड ड्यूरेबिलिटी, वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, वाटर टाइटनेस मिलेगी। सारे ऑप्शन सही है, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। सारे ऑप्शन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। You have first time joined, but your English is same every time. Your English is same every time. प्रॉपर प्रोफेशनिंग ऑफ द कंक्रीट आपको सारे ऑप्शन निकाल के देगा, सारी बातें सही है। चलो, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, ये तो कर लिया हमने, इट इज करेक्ट। The impurity of mixing water which affects the setting time and strength of the concrete. The impurity of the mixing water which affects the setting time and strength of the concrete. अच्छा, सेटिंग टाइम पे भी इफेक्ट डाल रहा है और स्ट्रेंथ पे भी डाल रहा है। सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ दोनों पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। सेटिंग टाइम इफेक्ट, देखो, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट अफेक्ट्स बोथ सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अगर इनकी प्रोपोर्शन ज्यादा हुई ये तो स्ट्रेंथ को, दोनों दोनों ही स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। बोथ रिड्यूसेस दी स्ट्रेंथ, दोनों के दोनों स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोथ रिड्यूसेस दी स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। सोडियम कार्बोनेट सेटिंग टाइम घटाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों अफेक्ट देता है। तो अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करोगे तो इससे सेटिंग टाइम कम हो जाता है, इससे बात करोगे तो सेटिंग टाइम इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। इट इंक्रीजेज ऑल्सो, डिक्रीजेज ऑल्सो, दोनों ही इफेक्ट मिल जाएंगे आपको। चले, कंटिन्यू आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन नॉट एप्लीकेबल
to water cement ratio law. So the condition not applicable to water cement ratio law. तो वो कंडीशन जो वाटर सीमेंट रेशियो लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होती है. सो द कंडीशन विच इज नॉट एप्लीकेबल टू द वाटर सीमेंट रेशियो लॉ क्या है? इंटरनल मॉइस्चर कंडीशन और हाइड्रेशन कंटिन्यू टिल कंप्लीट स्ट्रेंथ इज गेन्ड. बिल्कुल सही बात है. थोड़ा एक्सप्लेन कर दो सर. एक्सप्लेन कर दो दिया भाई. सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अगर ज़्यादा हुए कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम पाई जाती है. फिर से एक्सपेरिमेंटल. सोडियम कार्बोनेट सेटिंग को एक्सेलरेट कर देता है यानी सेटिंग टाइम घटा देगा. सोडियम बाइकार्बोनेट का इफेक्ट कुछ भी निकल के आ सकता है, कोई फिक्स इफेक्ट नहीं है. कई बार एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे सेटिंग टाइम बढ़ी हुई भी मिली, कई बार एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे सेटिंग टाइम घटी हुई भी मिली. तो इसका इफेक्ट दोनों है, तो दोनों चीज़ें लिखी हुई है. तो इन दोनों का इफेक्ट स्ट्रेंथ के ऊपर तो क्या है, घटाएंगे घटाएंगे. तो ये पूछा था स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट बताओ, और सेटिंग टाइम के ऊपर इफेक्ट डिफरेंट है, वो बता दिया. दैट आई मेंशन्ड सेपरेटली. The condition not applicable to water cement ratio law is internal moisture condition on hydration continue till the strength is gained. Concrete specimen may be tested at any temperature. Concrete specimen are needed to be of same age. अच्छा, concrete specimen may be of same age. May be of are needed to be of same age. ठीक है. Concrete specimen are needed to be of same size. बेटा पहली बात तो ये वाटर सीमेंट रेशियो लॉ के बारे में है ही नहीं. फिर से अगर सवाल की बात करोगे, ये वाटर सीमेंट रेशियो आंसर भी बता रहे हैं. मेरे को ये समझ नहीं आता आंसर कैसे देते हैं ये. तो कैसे आंसर निकाल के देते हो, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को. मतलब आंसर रटे हुए हैं सीधा, मतलब कहीं पे किसी ने आंसर दे दिया होगा, उसको उठा के रट लिया. अरे वाटर सीमेंट रेशियो लॉ के लिए ये सारी बातें कहाँ से निकल के आ गई? ये तो कॉन्क्रीट का टेस्ट चल रहा है. नीचे जो चारों ऑप्शन हैं वो तो कॉन्क्रीट के टेस्ट के दे रखे हैं आपको. टेस्टिंग ऑफ द कॉन्क्रीट इज गिवन टू यू एज पर IS 456. कि वाटर सीमेंट रेशियो लॉ होता है क्या? वो तो डफ एब्राहम्स लॉ है वाटर सीमेंट रेशियो लॉ. तो आंसर भी बता रहे हैं. टेम्परेचर 27 डिग्री होता है. अरे किस में 27 डिग्री होता है प्रभु? किस चीज में होता है? वो तो कंक्रीट की टेस्टिंग में होता है ना. सवाल क्या पूछ रहा है? वाटर सीमेंट रेशियो लॉ पूछ रहा है. कोई भी बात सही नहीं है तो वाटर सीमेंट रेशियो लॉ की. तो क्या आंसर दूं उसका मैं? नन ऑफ द स्टेटमेंट इज रिलेटिंग द वाटर सीमेंट रेशियो लॉ. स्टेटमेंट कहीं और की है, ऑप्शन कहीं और के हैं, और आंसर भी बता रहे हैं. देखो 7 का C, 7 का B, लो आंसर भी निकाल के दे दिए. गजब हो भाई लोग. आगे बढ़ते हैं. कंक्रीट इज जनरली प्लेस्ड ऑन. कंक्रीट किसके ऊपर रखा जाता है? कंक्रीट रखा जाता है फन के ऊपर. फॉर्मवर्क, स्टैंड, मोल्ड, प्लेटफॉर्म. तो कंक्रीट जनरली रखते हैं किसके ऊपर? फॉर्मवर्क के ऊपर. तो इट जनरली प्लेस्ड ऑन फॉर्मवर्क. तो इट इज जनरली प्लेस्ड ऑन फॉर्मवर्क. कोई तो आंसर सर देना होगा. क्यों कंपल्शन है क्या? कोई आंसर देना होगा. ये देखो अंकित कुमार को, सर कोई तो आंसर देना होगा वहां पे. अरे वो सवाल ही हट जाएगा भाई. सबको नंबर मिलेंगे तो माथा मत मारना ऐसे सवालों के अंदर. देखो आ रहा है, देखो सबको फन आ रहा है ना. मैंने पहले ही बोला था फॉर फन अटेंड द क्लास. चलो. द इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक्स इट. द इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट मेक्स इट. अच्छा कोहेसिवनेस बढ़ा दी है. कोहेसिवनेस बढ़ा दी. कोहेजन ज्यादा है कंक्रीट के अंदर. कोहेजन ज्यादा है मतलब पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं. इंक्रीज्ड कोहेसिवनेस ऑफ द कंक्रीट, less liable to segregation, more liable to segregation, more liable to bleeding. तो एक ही बात हो गई segregation bleeding. तो more liable to surface scaling, so less liable to segregation. तीनों बातें गलत. all three statements are correct. ये देखो ऋषभ कुमार भी चालू हो गया. बढ़िया, दो उसको फन दो.
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द डेटम टेम्परेचर फॉर मेच्योरिटी बाय प्लोमैन. डेटम टेम्परेचर फॉर मेच्योरिटी बाय प्लोमैन इज. देखो भैया, अगर फिर से सवाल की बात करोगे, नन ऑफ द ऑप्शन. सरफेस स्केलिंग मतलब सरफेस के ऊपर जैसे वो एफ्लोरेसेंस में स्केल बन जाती है. अरे लाइटेंस की क्लियर नहीं बन जाती क्या? एक्सेस वाटर सीमेंट के साथ सरफेस पे आ जाता है, लेयर बना लेती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम लाइटेंस बोल देते हैं. दैट इज टर्म्ड एज लाइटेंस. तो सरफेस स्केलिंग बोल देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज सरफेस स्केलिंग. तो उसको टेक्निकली सरफेस स्केलिंग बोल देते हैं. द डेटम टेम्परेचर फॉर मेच्योरिटी बाय प्लोमैन. फॉर प्लोमैन नन -11 डिग्री सेल्सियस होता है. अब अंकित कुमार बोलेगा सर कोई तो ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा. हाँ, कोई मार्क करे ना, -11.7 मार्क कर देना. मतलब स्लम्प टेस्ट में ट्रू स्लम्प होगा क्या इससे? स्लम्प टेस्ट में ट्रू स्लम्प किसकी बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल सही बात है. गजब. कौन है ये? दुर्गा शंकर. मतलब क्या रिलेट किया है, बिल्कुल सही रिलेट किया बेटा. क्योंकि स्लम्प टेस्ट दो बातें बताता है, एक तो वर्केबिलिटी बताता है, और जो स्लम्प की शेप होती है वो हमें कोहेसिवनेस की जानकारी देती है. तो अगर कंक्रीट कोहेसिव हुआ तो आपको ट्रू स्लम्प देगा. बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है. 10 से 12, -10 से 12. हाँ बिल्कुल सही बात है. तो 11 डिग्री सेल्सियस, तो -11.7 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. ऋषभ को खुजली हो रही है. तुम फन लगा दो, फन दो ना तुमने तो अपना ट्रैक ही बदल दिया. देखो कितना कितना आसान है तुम्हें चाबी भरना. तुम डेडिकेशन कम से कम डेडिकेशन सीख लो क्लास में, और कुछ नहीं सीख पाते. तुम्हें अपना ट्रैक नहीं छोड़ना है, चाहे कोई कुछ भी बोले. स्टार्ट करी तुमने अंग्रेजी से, आ गए वापस अपनी हिंदी भाषा पे. तुम वही रोना भी चालू कर दिया फिर बीच में. डेटम बेटा प्लोमन इक्वेशन है मेच्योरिटी की. इट इज अ प्लोमन इक्वेशन फॉर मेच्योरिटी. तो ये भी एसएससी जेई की क्लास हो रही है, उसमें लगा देना. बहुत मतलब बड़ा टॉपिक है, अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा. इट विल कंज्यूम ह्यूज टाइम. चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसाइजर. प्लास्टिसाइजर के एग्जांपल बताओ. खूब सारे एग्जांपल है हमारे पास प्लास्टिसाइजर के. कौन कौन से? पॉलीग्लाइकोल ईस्टर है, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, लिग्नोसल्फेट है. जिप्सम इज प्लास्टिसाइजर. नहीं भाई, जिप्सम प्लास्टिसाइजर नहीं दुर्गा शंकर. जिप्सम इज नॉट प्लास्टिसाइजर, जिप्सम इज रिटार्डर. ये कौन है? सुर्खी वाला पंकज कुमार. कहाँ है फन? इसको फन दो रहे तुम. सुर्खी को डाल दिया प्लास्टिसाइजर के अंदर तुम. अरे प्लास्टिसाइजर ये आर्टिफिशियल एडमिक्सचर्स होते हैं. सुर्खी हमारी नेचुरल एडमिक्सचर है. इट इज अ नेचुरल एडमिक्सचर. सो इट इज हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड. नोट्स तो खोल के देखो एक बार. ओपन योर नोट्स, सब मेंशन किया हुआ है ये. एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन दी नोट्स. मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड वो सुपर प्लास्टिसाइजर है. दैट इज सुपर प्लास्टिसाइजर. सर आप दिख नहीं रहे, आंखें बंद करो फिर दिखूंगा. चलो आगे बढ़ते हैं. Pick up the incorrect statement for the following. Basic role of plasticizer. Basic role of plasticizer is either to increase the workability or to give lower water cement ratio. प्लास्टिसाइजर या तो वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं या वाटर सीमेंट रेशियो कम कर देते हैं. पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये देखो आ गया वापस. चलो कंटिन्यू. सवाल भी काफी कर लिया आज तो. फन में कितने सवाल कर लिए. पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. 15 का टारगेट होता है, 20 सवाल कर लेते हैं हम फन के अंदर. एडमिक्सचर एक्सेलरेट्स दी हाइड्रेशन. बिल्कुल सही बात है. एडमिक्सचर मेक्स दी कंक्रीट वाटर प्रूफ. एडमिक्सचर वाटर प्रूफ बनाता है कंक्रीट को.
ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एडमिक्सचर मेक द कंक्रीट एसिड प्रूफ, ठीक है, पोजोलिक एडमिक्सचर बना देते हैं। एडमिक्सचर गिव्स हायर स्ट्रेंथ, गलत बात है, कोई हायर स्ट्रेंथ नहीं देता। चलो, हाँ ये वही राजकुमारी है, रोज अलग नाम बदल के आती है। चलो कंटिन्यू। एडमिक्सचर डज नॉट गिव दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं देते, वाटर सीमेंट रेशो घटा देगा। Which of the following represents the correct expression for maturity of the concrete? Maturity क्या होती है? Maturity बोलता है जो strength होती है concrete की, depends upon the age of curing and duration of curing. So product of time and temperature of curing is technically termed as maturity. So product of time and temperature is termed as maturity. और ये maturity को निकालने के लिए हम reference temperature कितना लेके चलते हैं? -11 डिग्री सेल्सियस। वैसे 10 से लेके 12 के बीच में होता है, हम एवरेज वैल्यू कितनी उठा लेते हैं? -11 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कंटिन्यू। -11, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। Gel space ratio of concrete sample is given as 0.589. What is the theoretical strength in Newton per mm square of the concrete sample? निकाल सकते हैं? मेच्योरिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मेच्योरिटी जो फन के पास नहीं है, मेच्योरिटी वो चीज़ है जो फन के पास नहीं है। तो मेच्योरिटी क्या बताती है? मेच्योरिटी हमारे को स्ट्रेंथ बताती है। मेच्योरिटी मीन्स जैसे आप बोलते हैं मेच्योर इंसान है, तो कंक्रीट मेच्योर होने का मतलब कंक्रीट में स्ट्रेंथ डेवलप हो गई। और कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो फंक्शन है किसका? कितने टाइम के लिए आपने क्यूरिंग करी और कितने टेम्परेचर पे आपने क्यूरिंग करी। तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अभी तक हम किससे रिलेट कर रहे थे? टाइम से रिलेट कर रहे थे, बट टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो वो पैरामीटर जो स्ट्रेंथ को रिलेट करके देता है टाइम और टेम्परेचर के साथ, उसको हम मेच्योरिटी बोल देते हैं। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज मेच्योरिटी। क्लियर है? दैट इज टर्म्ड एज मेच्योरिटी। नाउ अब सवाल में क्या पूछा हुआ है इसने? इसने जेल स्पेस रेशियो दी हुई है। अब जेल स्पेस रेशियो दे रखी है, इफ जेल स्पेस रेशियो इज गिवन टू यू, स्ट्रेंथ को हम रिलेट कर सकते हैं जेल स्पेस रेशियो के साथ। अब ये कौन सी इक्वेशन होती है? कौन सी इक्वेशन होती है? विच इक्वेशन? तो आप बोलोगे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 240 एक्स का होल क्यूब, वेयर एक्स इज जेल स्पेस रेशियो। एक्स हमारी जेल स्पेस रेशियो, और ये 240 क्या होती है? इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ होती है। This 240 is the intrinsic strength of the concrete. This is termed as intrinsic strength of the concrete. ये हमारा जेल स्पेस रेशियो है। दिस इज विच इक्वेशन? दिस इज पावर्स इक्वेशन। तो जैसे पीछे प्लोमेन कांस्टेंट था, ये पावर्स इक्वेशन है हमारी। तो पावर्स इक्वेशन 240 इंटू 0.589 का होल क्यूब, सिंप्लीफाई करके निकाल लो। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। ये लास्ट में आता है खुद ही फन जवाब देने लग जाता है। फिर खुद भूल जाता है बीच में कि मैं क्या करने आया था, फिर सवालों के जवाब देने लग जाता है। रोज है, लास्ट में आते तो सवालों के जवाब देने लग जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। दी ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प्स एंड हॉलो ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस, ये तो कल भी आया था। अच्छा इसका आंसर तो बताओ क्या था? व्हाट वाज इट्स आंसर? 49.04। 49.04। थक जाता है कमेंट करते करते।
ये बेटा कल ही बता दिया था मैंने आपको, दिस आई हैव डिस्कस यस्टरडे, वो रिपीटेड प्रॉब्लम है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर्स बेटर। सो क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर लॉन्ग पीरियड इंश्योर्स बेटर। लंबे टाइम तक क्यूरिंग करो, लंबे टाइम तक क्यूरिंग करो तो क्या होता है? वॉल्यूम स्टेबिलिटी, हाँ ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस नहीं होंगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी, अच्छी बात है। वाटर रेजिस्टेंस, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीजेस। क्लियर? हाँ बस यही बचा है, तुम्हारी जरूरत थी मुझे, है ना, फ्रेश होने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट इज डिक्रीज्ड बाय यूजिंग। इंटरनल फ्रिक्शन कम करना है हमें। लेस वाटर, वाटर ही तो वाटर सीमेंट का जो पेस्ट है वही तो फ्रिक्शन घटाता है। इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस क्यूरिंग के साथ कैसे रिलेटेड है? वाटर रेजिस्टेंस क्यूरिंग के साथ कैसे रिलेटेड है? कहाँ गया मेरा सवाल? ये पूछ रहे हो ना? तो अगर क्यूरिंग लंबे टाइम तक करोगे, इसका मतलब बॉन्डिंग प्रॉपर बनेगी, बॉन्डिंग प्रॉपर बनेगी इसका मतलब वॉइड्स कम होंगे, वॉइड्स कम होंगे तो पानी एंटर नहीं कर पाएगा, परमिबिलिटी कम निकल के आएगी, परमिबिलिटी विल बी लेस। कहाँ गया? हाँ, इंटरनल फ्रिक्शन घटाते हैं कैसे? पानी होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए। इज डिक्रीज्ड इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन दी इंग्रेडिएंट। रिच मिक्स है, सीमेंट ज़्यादा है, पानी कम है, तो लेस वाटर नहीं। फाइन एग्रीगेट तो सरफेस एरिया ज़्यादा, फ्रिक्शन बढ़ा देगा, ये तो बल्कि फ्रिक्शन बढ़ा देगा। रिच मिक्स नहीं, मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट, सही बात है, ज़्यादा पानी यूज़ करो, कोर्स एग्रीगेट यूज़ करो। मोर वाटर एंड कोर्स एग्रीगेट, देखो ज़्यादा पानी, ज़्यादा लुब्रिकेशन, कोर्स एग्रीगेट यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम, स्पेसिफिक सरफेस एरिया विल कम आउट टू बी लेस, स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम निकल के आएगी वैल्यू। चलें आगे। चले कंटिन्यू। लास्ट प्रॉब्लम, ए एक्सप्लेन कर दो, ए एक्सप्लेन कर दे। लेस वाटर, पानी कम है तो भैया लुब्रिकेशन कम मिलेगी, पानी कम है लुब्रिकेशन कम मिलेगा, लुब्रिकेशन विल कम आउट टू बी लेस। इफ वाटर इज लेस लुब्रिकेशन विल बी लेस। चलो लास्ट सवाल है, दूसरा क्लास है मेरा, इसके बाद आई एम हैविंग अनदर क्लास आल्सो। The shuttering for a hall measuring 4 meter by 5 meter can be removed after. The shuttering for a hall measuring 4 meter by 5 meter can be removed after. Shuttering की तो ड्यूरेशन है, डायरेक्ट 4 5 6 देखना है आपको, सिंपली यू हैव टू चेक 4 5 6। तो स्पैन कितनी आ रही है इसकी? 2 वे स्लैब है, 4 मीटर, 7 दिन, सो 7 डेज। तो 7 दिन में शटरिंग रिमूव कर सकते हो आप, विद इन 7 डेज इट कैन बी रिमूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्लास है? फन वाला क्लास है, आ जाओ।